नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि समाचार। मैं हूं सोनम राज। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के द्वारा पाएं कृषि संबंधित विभिन्न जानकारियां। जीवाणु जनित गला घोटू रोग है पशुओं के लिए खतरनाक, और पैडी ट्रांसप्लांटर है एक उपयोगी कृषि यंत्र। किसान भाइयों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा किसानों के हित के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की मदद से कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारियों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके साथ ही आप विभिन्न कृषि उपकरणों और प्रभेदों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार के कृषि एवं पशु मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है बाढ़ में, बहुत पहले ही जाकर, और इस समय एक रेडियो स्टेशन कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में स्थापित किया गया है, जहां तक किसानों को कृषि संबंधित सभी बातों को जानकारी दी जाती जा करके। किसान भाई रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित सूचनाओं को सुन पाएँ, इसके लिए किसान के लिए संभव नहीं था कि रेडियो हर व्यक्ति खरीद पाया जा करके। किसान भाइयों, जीवाणु जनित गला घोटू रोग, जिसे डकहवा भी कहते हैं, एक अत्यंत खतरनाक रोग है। इस रोग के कारण पशुओं को गले में सूजन और सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। इस रोग से बचाव के लिए पशुओं को HCBQ नामक दवा का टीकाकरण अवश्य कराएं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं बिहार वेटनरी कॉलेज के सह प्राध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार रजक। तो मैं सबसे पहले इस बीमारी का लक्षण बताना चाहूँगा। जब ये बीमारी होती है तो पशु के गले में जो है सूजन हो जाता है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है, और बाद में जो है वो लूज हो जाता है और बहुत ही दर्दयुक्त और सूजन होता है। और इस सूजन के कारण पशु को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। पशु दम खींचकर सांस लेता है और दम खींचकर सांस छोड़ता है। सफलता की इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैशाली जिला के निवासी और प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल सिंह। इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के बल पर कम लागत मूल्य पर 2 एकड़ की जमीन में श्री विधि से धान की खेती कर दोगुना मुनाफा कमाया है और सफलता का स्वाद चखा है। आइए सुनते हैं इनके सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। 2 एकड़ में धान लगा चुका हूं। जो मेरा धान राजेंद्र भगवती 1 एकड़ जो सीधी DSR जो सीधी बुआई बोलता है लोग, उस सिस्टम से किया हुआ है, और 1 एकड़ धान मेरा सीरी विधि से है, ट्रांसप्लांटिंग विधि से, और मेरा फसल बहुत ही अच्छा है। और हमने इसमें जैविक यानी अपना मेरा वर्मी कंपोस्ट उत्पादन होता है, और मैं ज़्यादा करके वर्मी कंपोस्ट ही डालता हूँ। DAP वगैरह की मात्रा बहुत कम डालता हूँ। किसान भाइयों, पैडी ट्रांसप्लांटर एक अत्यंत उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग धान की रुपाई के लिए किया जाता है। यह यंत्र 8 घंटे में 4 लीटर डीजल की मदद से 2.5 एकड़ की जमीन पर धान की रुपाई करने में सहायक है। इसके प्रयोग से समय, श्रम और लागत की बचत होती है। और अब सीधे चलते हैं मंडी की ओर और जानते हैं मंडी भावों में आए ताजा उछाल और गिरावट के बारे में। मंडी भाव में आज हम आपको ले चलते हैं बाकरगंज स्थित दलदली बाजार और जानते हैं गेहूं और चावल के ताज़ा भावों को। चावल मोटा अरवा का दाम 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। सुपर का दाम 2800 रुपये है। सोनम का दाम 3400-3500 क्वालिटी वाइज का भाव चल रहा है प्रति क्विंटल। गेहूं लोकल का दाम 2021 रुपये प्रति क्विंटल है, और बाहर MP वाले का दाम 35 रुपये प्रति क्विंटल है। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दूध एक सर्वश्रेष्ठ एवं संपूर्ण आहार है, जिसमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भारतीय भोजन में दूध और उससे बने पदार्थों का सेवन विशिष्ट स्थान रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में सबसे ऊपर है, जिसका मुख्य स्रोत गाय और भैंसें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पशुओं से भी दूध प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में देश में दूध उत्पादन लगभग 188 मिलियन टन है। दूध जब पशु के थन से निकाला जाता है, उस समय तक पूर्णतः शुद्ध एवं किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थों से मुक्त होता है, किंतु दूध निकालते समय जरूरी सतर्कता न बरतने पर इसकी गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है और दूध में उपस्थित पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण अधिक समय तक दूध को सुरक्षित रखना संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी दूध आपूर्ति श्रृंखला में कई स्तरों पर कुल लोग अधिक आर्थिक लाभ के उद्देश्य से हानिकारक रसायनों का अपमिश्रण कर दूध की गुणवत्ता को दूषित कर देते हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त दूध से अभिप्राय है कि दूध का उत्पादन भौतिक एवं जैविक जोखिमों से मुक्त एक ऐसे सुरक्षित विधि द्वारा हुई हो, जिसे बिना परीक्षण के लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, कभी कभी थनैला आदि रोगों से संक्रमित दुधारू पशुओं में थनों के अंदर ही जीवाणु पनप जाते हैं, जिससे दूध की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जबकि अधिकांश मामलों में वातावरणीय या बाहरी कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे दुधारू पशु के शरीर और थनों को सही ढंग से साफ न करना, पशुओं को साफ जगह पर न बांधना। दूध दूहने वाले व्यक्ति की साफ सफाई का भी दूध की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इनके अतिरिक्त दूध निकालते समय बाह्य कारक जैसे गोबर, मूत्र,
कीड़े मकोड़े, खरपतवार, धूल बाल आदि के दूध में पड़ जाने से भी गुणवत्ता का ह्रास होता है। सही ढंग से दूध की परीक्षण न होने पर दूध में कई तरह के संक्रमण उत्पन्न हो जाते हैं जो दूध की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। दूध में इन जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए उसका शीतलन आवश्यक है। इसके लिए यथासंभव प्रतिशत यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए ताकि दूध काफ़ी समय तक सुरक्षित और संरक्षित और गुणवत्ता युक्त बनी रहे। गुणवत्ता युक्त दूध जहां मानव स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करती है, वहीं बाज़ारों में अच्छी कीमत भी मिलती है जो पशुपालकों की समृद्धि सुनिश्चित करने में सहायक होती है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, दूध अमृत के समान है और आरंभ से ही जब से मानव का विकास शुरू हुआ, जब से पशु और मानव के बीच एक दोस्ती बढ़ी, तो वैसे ही दूध भी शुरू हो गया उसके साथ। और तब से लेकर अब अनंत काल से लेकर अब तक दूध अमृत पोषाहार के रूप में हमारे बीच यूज होता रहा है, इस्तेमाल होता रहा है। हमें दूध कैसा पीना चाहिए, किस तरह की क्वालिटी का दूध पीना चाहिए, किस तरह के दूध का इस्तेमाल होना चाहिए हमारे लिए, इसको लेकर हमें सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि हम जितना अच्छा दूध पिएंगे उतना अच्छा उसको कहें कि ऊर्जा हमारे अंदर आएगी, ताकत बढ़ेगी। तो किस तरह का दूध हमको इस्तेमाल करना चाहिए, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो विषय है दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। और इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी। आप विभागाध्यक्ष हैं डेयरी प्रौद्योगिकी विभाग, संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना में। तो सबसे पहले सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। और सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दूध की जिस गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं, ये दूध की गुणवत्ता है क्या? जैसा कि आपने बताया कि शास्त्रों में या अनादिकाल से ही दूध को अमृत का दर्जा प्राप्त है, तो मैं बताना चाहूँगा कि दूध जो है सभी तरह का पोषक तत्व जो एक मनुष्य को ग्रोथ करने के लिए चाहिए, वो सब लगभग सभी पोषक तत्व उसमें उपलब्ध है। बस केवल आयरन की कमी होती है जो ट्रेस एलिमेंट में पाया जाता है दूध में, उसके चलते वो है सो संतुलित आहार जो कंप्लीट फूड उसको नहीं कहते हैं, इसलिए उसको नियरली कंप्लीट फूड, दूध को नियरली कंप्लीट फूड कहते हैं। लेकिन साथ में हमको ये भी जानना जरूरी है कि अगर हमारा दूध जो है, अगर हम उसको विभिन्न जो हमारे स्टेज से दूध हम ग्राहकों तक पहुंचाते हैं या ग्रहण करते हैं, तो उसमें दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए या दूध की गुणवत्ता है सो विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। तो दूध का जो गुणवत्ता का जहाँ तक बात है, तो दूध मतलब कि दूध वैसा पदार्थ जो किसी भी तरह का उसमें है सो कंटामिनेंट्स किसी तरह से वो प्रदूषित ना हो। और ऐसे दूध को आप जानते हैं कि दूध एक पदार्थ है जो कि मेमल से सिक्रीट होता है, स्वस्थ मेमल से सिक्रीट होता है, और वो ब्याने के 15 दिन पहले और 5 दिन के बाद पीरियड को ही दूध कहते हैं। उस बीच में जो प्राप्त होता है उसको दूध नहीं कहा जाता है। 5 दिन बाद जो दूध होता है तो वो नॉर्मल होता है, उसके पहले के दूध पीरियड को कोलेस्ट्रम कहते हैं। और 15 दिन पहले का दूध जो होता है उसका जो रासायनिक अवयव होते हैं, रासायनिक कंपोजिशन होता है, जो वो है सो डिफरेंट होता है जो दूध से होता है। दूध को लेकर अलग अलग चर्चाएं की जाती हैं। आपने अभी कहा कि भाई वो जो आरंभ का जो 15 दिन होता है उस दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पेय योग्य नहीं होता है। 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, हाँ 5 दिन, और ब्याने के 15 दिन पहले के पीरियड को अच्छा दूध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो दूध की गुणवत्ता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे घटक हैं, जिसमें मैं मुख्य रूप से बातों पे यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा। नंबर 1 है सो ब्रीड, माने नस्ल किस तरह की है। अब अगर गाय का दूध है तो गाय के दूध में है सो निश्चित रूप से वसा कम होगी, और जो SNF है, SNF का मतलब है तो जो उसमें प्रोटीन है, लैक्टोज है, और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं और ट्रेस एलिमेंट्स है, उसकी मात्रा बफेलो मिल्क से कम होती है। उसी तरह से बफेलो मिल्क अगर है तो बफेलो मिल्क में निश्चित रूप से फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होगी, और टोटल सॉलिड जो है वही प्रोटीन, फैट, मतलब मिनरल्स
और लैक्टोज और ट्रेस एलिमेंट, ये सब की मात्रा है सो उसमें बफेलो मिल्क में ज़्यादा होती है। इसी तरह से बकरी का दूध अगर है तो उसमें दूध का कंपोजिशन है सो इन लोगों से भिन्न होता है। तो कहने का मतलब वो डिपेंड करता है किस तरह के माने ब्रीड का है सो दूध है ना। तो ब्रीड का अगर डिफरेंट ब्रीड है तो उस पर भी उसकी जो कंपोजिशन हो वो प्रभावित होगा। दूसरा जो है विदिन ए ब्रीड नस्ल, मान लीजिए कि सेम ही नस्ल की गाय है और आप सुनते हैं कि कभी वो 10 लीटर देती है तो कभी वो 8 लीटर देती है तो 5 लीटर देती है, तो वो क्या है कि दूध देने की क्षमता उसको है। अगर आप उसको उसके अनुसार राशन दाना जो है खान पान नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से दूध तो बनता है वही खाना दाना से। तो आप अगर खाना चारा दाना कम दीजिएगा तो निश्चित रूप से अगर कैपेसिटी भी है तो निश्चित रूप से दूध का उत्पादन कम होगा। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है।
हम शीघ्र भुगतान किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। कि आपको दूध जहाँ पर सीक्रेट हुआ, जहाँ पे कलेक्शन हुआ, वहाँ से ले करके और कंज्यूमर तक जाने तक का आपको विभिन्न स्टेजों पे ध्यान देना होगा कि किसी भी स्टेज पे कंटामिनेशन नहीं हो। जैसे भारत में अपने दूध में अगर 1 ml में 30,000 CFU पर ml अगर दूध में पाया जाता है, तब भी आपको दूध पीने के लिए हमारा जो FSSAI है वो आपको अलाउ करता है। लेकिन वही दूध अगर विदेश में भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपको 0 चाहिए, बाकी सब एंटीबायोटिक रेसिड्यू सब तो शून्य चाहिए ही चाहिए, साथ में यहाँ पे भी। तो इसलिए हम लोग दूध की गुणवत्ता के लिए लैब स्तर पे भी बहुत तरह का जांच होता है, और डेयरी पे जब दूध आता है तो वहाँ पे भी उसकी जांच होती है। बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल जांच है जिसके चलते हम ये कर सकते हैं। दूसरा बात है क्या कि दूध का गुणवत्ता प्रभावित का जहाँ तक बात है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं सो उसमें एडल्ट्रेंट्स मिलाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, उसमें आटा मिलाते हैं, उसमें है सो गन्ना का जूस मिलाते हैं। ये सब तो मिलाते ही हैं जिससे दूध का उसकी क्या है तो टोटल सॉलिड बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ वो प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मेलिन है ना, और कॉस्टिक सोडा, ये सब डालते हैं जो कि बहुत ही इंजूरियस है हेल्थ के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ है। बाद में उसका अलग सारा चीज़ है, जो कृत्रिम दूध भी एक है वो अलग चीज़ है। तो ये सब प्रिजर्वेटिव और हम एडल्ट्रेंट जो मिलाते हैं वो दूध की गुणवत्ता को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। इसलिए हमको ये चेक करना है। विभिन्न तरह का एडल्ट्रेशन किट उपलब्ध है बाज़ार में, और आप उससे NDDB का भी उपलब्ध है और NDRA करनाल का भी किट उपलब्ध है। आप उसको छोटा सा किट से आप उसकी गुणवत्ता की जाँच कर सकते हैं। आप दूध में सिंपल पानी मिलाएं कि नहीं, उसका लैक्टोमीटर रीडिंग से सिंपल आप जान सकते हैं कि इसमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। तो दूध की गुणवत्ता जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो डॉक्टर साहब, अपने हमारे जो दर्शक हैं, किसान बंधु हैं, उन्हें दूध की गुणवत्ता को लेकर कैसे बेहतर दूध हम उत्पादित करें और उसको लोगों तक पहुंचाएं, इसको लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है इसका बहुत लाभ पहुंचेगा किसान बंधुओं को और आम दर्शकों को भी। आप आए कृषि दर्शन कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। किसान बंधुओं, जिस दूध का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, यह जानना ज़रूरी है। अगर हम जान लेते हैं कि यह सही दूध है तो निश्चित रूप से उसके पीने का असर हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। अगर वही दूध कुछ गड़बड़ है, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, और हम जानते हुए अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, सतर्क रहें। चलिए, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।